हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। शुरू करते हैं कहानी जीवन के रंग। जय डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी माँ की थाली की तरफ देख रहा था। उसकी माँ की थाली में 2 सूखी रोटियां और सुबह की सब्जी थी। फिर उसने अपने भाई और भाभी की थाली की तरफ देखा, जिसमें रोटी, चावल, सलाद, सब्जी, दाल और खीर रखी थी। उसने जब अपनी माँ का चेहरा देखा तो साफ पता चल रहा था कि वह सूखी रोटी और सब्जी बड़ी मुश्किल से खा पा रही थी। उनकी नजरें बार बार उसके भैया और भाभी की थाली में रखी खीर की कटोरी की तरफ जाती, मगर शायद वहां जय के अलावा किसी को उनके दिल की बात समझ नहीं आई। पर जय भी उनकी बात समझकर खामोश रह गया, क्योंकि घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी भाभी के होते हुए किसी भी खाने की चीज को हाथ लगा सके। जय की नजरें बार बार अपनी माँ के चेहरे पर जाती, जिनमें बेबसी के सिवाय कुछ नहीं था। एक समय था जब उसकी माँ अक्सर खीर बनाया करती थी, क्योंकि उनके घर में सभी को खीर बहुत पसंद थी और उसकी माँ की तो फेवरेट थी। तब सभी कई कई कटोरी खीर खा जाते, पर आज उसकी माँ 2 चम्मच खीर के लिए भी तरस रही थी। जब जैसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी भाभी से बोला कि थोड़ी सी खीर माँ को भी दे दे। यह सुनते ही उसकी भाभी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है। मीठी खीर खाकर उन्हें कोई बीमारी हो गई तो? जय भी जवाब देते हुए बोला, जब आप सारा दिन माँ से काम करवाती हैं तब आपको उनकी सेहत की चिंता नहीं होती कि इस उम्र में इतना काम करने से उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। जब खीर देने की बात आई तो आपको उनकी सेहत की चिंता होने लगी। उसका जवाब सुन उसकी भाभी चिल्लाते हुए बोली, तुम ज्यादा अपनी माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो भी हो रहा है मैं सब देख रही हूँ। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है, रात दिन काम करता है, तब जाकर घर में राशन आता है। उसका तो तुम्हें कोई एहसास नहीं, बस मुफ्त का खाना और जुबान चलानी ही आती है। अगर इतनी ही चिंता है अपनी माँ की तो पहले नौकरी ढूंढो, काम करो, कुछ पैसे कमा कर लाओ, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी की ऐसी बातें जय को बहुत बुरी लगी। वह खामोश हो गया। उसने अपनी खीर की कटोरी उठाकर अपनी माँ की थाली में रख दी और बोला, माँ आप ये खा लीजिए। उसकी भाभी ने जब अपनी सास की थाली में खीर रखी देखी तो वह कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। जब मैं कह दिया कि माँ को खीर नहीं मिलेगी तो फिर तुमने मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे की? यह देख जय की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भाभी आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। यह सुन उसकी भाभी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए ही अपने पति विजय की तरफ देखकर कहने लगी, देखो ना विजय, तुम्हारा भाई कैसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। विजय ने अपने भाई को घूर कर देखा और कहने लगा, जय अभी अपनी भाभी से माफी मांगो। ये देख जय भी अपने भाई को देखते हुए बोला, भैया जब भाभी माँ के साथ बदतमीजी कर रही थी तब तो आपको दिखाई नहीं दिया, पर आपकी बीवी ने 2 आंसू क्या बहा दिए, आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप तो बिल्कुल जोरू के गुलाम हो गए हैं। आपको माँ का भी कुछ ख्याल नहीं है। जय के इतना बोलते ही विजय उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बस बहुत सह ली तुम्हारी बदतमीजी। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय को भी गुस्सा आ गया। वह भी गुस्से में बोला, भैया सच भी यही है कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। इतना सुनते ही विजय ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जय तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। तभी जय की माँ विजय के पास आकर बोली, विजय ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह जय को घर से नहीं निकाल सकती। वह तुम्हारा छोटा भाई है। इस घर पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा।
तभी उसकी भाभी की आवाज आई, कौन सा अधिकार? पिताजी के जाने के बाद मैंने और विजय ने इस घर को संभाला है। विजय की कमाई से ही यह घर चल रहा है। इतने दिनों से तुम माँ बेटे जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, उसके बदले इसका अब इस घर पर कोई अधिकार नहीं। और अगर आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके साथ जा सकती हैं। मैं अपने घर में अब ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। विजय ने अपनी माँ को भी जय के साथ घर से निकाल दिया। जय को अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, वह तो कहीं भी रह लेता, पर अपनी माँ को यूं बेघर होता देख वह घबरा गया और बोला, माँ, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यह घर आपके पति का है, आप वहाँ रह सकती हैं। मेरे पास तो खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में मैं आपको लेकर कहाँ भटकता फिरूंगा। उसकी बात सुन वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ठीक है, ठीक कह रहे हो तुम। बड़े बेटे को मेरी कोई जरूरत नहीं और तुम मेरी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। ऐसी हालत में तो मुझे मर ही जाना चाहिए। यह कहकर वह तेजी से वहां से जाने लगी। जय जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उन्हें गले लगाते हुए बोला, माँ, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद तो कोई भी परेशानी उठा सकता हूँ, पर आपको परेशान नहीं देख सकता। मेरे पास खुद रहने के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे में मैं आपको कहाँ रखूंगा? यह कहते वक्त उसकी आंखों में नमी थी। उसकी माँ शांति जी उसका माथा चूमते हुए बोली, तू चिंता मत कर, तेरे साथ तेरी माँ है। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वह जरूर कोई चमत्कार करेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन जय को थोड़ी हिम्मत मिली। वह अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। होटल में रहने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि उसके पास तो अपनी माँ को खाना खिलाने तक के भी पैसे नहीं थे। जब वह अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसके दोस्त ने उसका और उसकी माँ का बहुत अच्छे से स्वागत किया। जय ने उससे कहा कि वह यहाँ सिर्फ 2 दिन ही रुकेगा, फिर चला जाएगा। पर उसका दोस्त बहुत अच्छा था, वह जय के बारे में सब कुछ जानता था। इसलिए वह कहने लगा, तुम आंटी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। जय जानता था कि उसका दोस्त भी उसकी ही तरह नौकरी की तलाश में है। इस वक्त वह भी अपने खर्चे के पैसे अपने माता पिता से लेता है। ऐसे में वह उसका और उसकी माँ का खर्चा ज्यादा दिनों तक नहीं उठा पाएगा। जय किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह अपनी माँ को वहीं छोड़ नौकरी की तलाश में निकल गया। वह कई जगह नौकरी की तलाश में गया, बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू भी दिए, पर सब जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। थक कर वह एक जगह बैठ गया और सोचने लगा, किस्मत भी कैसी चीज है। किसी के हाथों में पैसा ही पैसा होता है तो कोई खाली हाथ रह जाता है। भैया मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी उन्हें एक बहुत ही अच्छे होटल में नौकरी मिली हुई है और उनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, पर मैं तो उनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी अब तक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। जय रोज सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल जाता और देर रात वापस आता। उसे अपने दोस्त के घर में रहते हुए कई दिन बीत गए थे। उसने तो सिर्फ 2 दिन का ही वक्त मांगा था, पर आज उसे 5 दिन हो गए थे, पर अब तक भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। आज वह बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह यह सोचकर अपने दोस्त के घर से निकल गया कि आज उसे कोई नौकरी मिले या ना मिले, पर वह अपनी माँ को लेकर अपने दोस्त के घर से निकल जाएगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा। आज उसने हर उस जगह जाकर अपनी नौकरी की बात करी जहाँ जरा सी भी उम्मीद थी, फिर भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। थक हार कर वह सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था, होटल में काम करने के लिए लड़कों की आवश्यकता है, तनख्वाह 25,000 और रहने का इंतजाम भी फ्री। यह पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, यह जॉब मेरे लिए नहीं है, मैंने तो MBA किया है, तो मैं ऐसी जॉब कैसे करूँगा। ऐसा सोचते ही उसके दिल खून के आंसू रोने लगा।
पर तभी उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जिस पर दुख और बेबसी के सिवाय कुछ नहीं था। वह बिना कुछ भी सोचे उठा और उस पते पर पहुंच गया जो उस इश्तिहार में लिखा था। वह होटल पहुंचकर एक स्टाफ से बोला, क्या यहाँ काम करने के लिए लड़कों की आवश्यकता है? उसकी बात सुन वहाँ खड़े आदमी उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि जय शक्ल सूरत से किसी अच्छे घर का लग रहा था। वह देखने में भी बहुत हैंडसम था। कॉलेज टाइम में लड़कियां उसकी दीवानी हुआ करती थी। वह कॉलेज का एक फेमस लड़का था। उसे इंटरव्यू के लिए मैनेजर के पास भेज दिया गया। मैनेजर ने जब उसकी फाइल देखी तो वह हैरान होते हुए पूछने लगा, तुमने तो एमबीए किया हुआ है, तो तुम ऐसी छोटी सी जॉब क्यों करना चाहते हो? यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इस काम में बहुत मेहनत लगती है। आखिर तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? उसकी बातें सुन जय की आंखें नम हो गई। वह रुंधे गले से बोला, सर, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैंने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। इस वक्त मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं ये नौकरी भी करने को तैयार हूँ। मैनेजर को उसकी हालत पर तरस आ गया। वह उससे बोला, ठीक है, मैं तुम्हें यह नौकरी दे देता हूँ। होटल के पीछे बने क्वार्टर में उसे एक कमरा भी मिल गया। जय को समझ नहीं आया कि वह इस नौकरी के मिलने से खुश हो या फिर उदास। वह सीधा अपने दोस्त के घर गया। उसने अपने दोस्त और माँ को बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। जय ने अपने दोस्त का धन्यवाद किया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, मेरी माँ का ध्यान रखा। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं अपनी माँ को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी के साथ रहने की जगह भी मिल गई है। उसकी माँ उसे नौकरी मिलने की बात सुनकर बहुत खुश हुई, पर उसके दोस्त को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह उसे अकेले में पूछने लगा, सच सच बता, तुझे कहाँ नौकरी मिली है? अपने दोस्त के सामने जय और झूठ नहीं बोल सका। वह रोते हुए कहता है, मुझे एक होटल में हेल्प बॉय की नौकरी मिली है। यह सुन उसके दोस्त की आंखों में भी आंसू आ गए। वह जय के गले लगाते हुए बोला, तू ऐसी नौकरी कैसे कर सकता है? इतना पढ़ लिख कर भी तू एक होटल में छोटी सी नौकरी करेगा? तू ये नौकरी मत कर। तू जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। खुद पर विश्वास रख, एक ना एक दिन तुझे एक अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। पर जय ने उसे समझाया कि अब वह उस पर और बोझ नहीं बन सकता। उसका दोस्त उससे बोला, ठीक है, अगर तू जाना चाहता है तो चला जा, पर हमेशा याद रखना कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। जब भी तुझे मेरी जरूरत हो तो बिना झिझके मेरे पास आ जाना। उससे विदा लेकर जय माँ को लेकर अपने रूम पर आ गया। वह रोज काम पर जाता। जय अपना हर काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करता। वह अक्सर सोचता, शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, और शायद मेरी किस्मत में यह गरीबी और छोटी सी नौकरी ही लिखी है। मैं बेकार में ही बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के सपने देख रहा था। वह खुद को ही डांटता, खुद से ही लड़ता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी से बहुत उम्मीद लगा रखी थी। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। उसने बहुत अच्छे से काम किया। सभी उसके काम से बहुत खुश थे। वह कभी किसी के काम को मना नहीं करता था। एक महीना पूरा होने पर मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसकी बहुत तारीफ की। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिली। मैनेजर उससे बोला, मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारे बारे में बात की है। वह कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी दिलवा देगा। यह सुनकर जय बहुत खुश हुआ और बोला, मैनेजर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा। मैनेजर ने मुस्कुराकर उसके हाथ में 25,000 रुपए रख दिए। लो, तुम्हारी पहली सैलरी। अपनी सैलरी देख वह बहुत खुश हुआ। वह मैनेजर के कैबिन से बाहर निकला और अपनी सैलरी गिनने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वह तो 500 का नोट देखने के लिए भी तरस गया था।
वह उन पैसों को बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले इन पैसों से घर का राशन लेकर जाऊंगा, क्योंकि उसके घर में खाने पीने के सामान की बहुत दिक्कत थी। वह अपनी माँ को अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहता था। उसने जल्दी से अपनी जेब में पैसे डाले और घर की तरफ चल दिया, पर इससे पहले वह होटल से बाहर निकल पाता, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो कुछ लोगों ने एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ रखा था और उस पर चिल्ला रहे थे। जब उन लोगों के पास पहुंचा तो देखता है वह बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग रहा था। पूछने पर पता चला कि वह व्यक्ति यहाँ कोई सामान देने आया था, पर जाते समय उससे गलती से एक महंगा फूलदान टूट गया। अब होटल का स्टाफ उससे बूढ़े व्यक्ति से उस फूलदान के पैसे मांग रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति सबसे हाथ जोड़कर यही कह रहा था कि उसने फूलदान जानबूझकर नहीं तोड़ा। फर्श गीला होने के कारण उसका पैर फिसल गया, जिससे वह फूलदान से टकरा गया, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। होटल के स्टाफ ने उससे साफ साफ कह दिया, या तो वह फूलदान के 25,000 रुपए दे, नहीं तो वे लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे घर में 4 बच्चे और मेरी पत्नी है। अगर आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे तो वे लोग भूखे मर जाएंगे। पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। वे लोग पुलिस को फोन करने ही वाले थे, तभी जय ने उन्हें रोक दिया। उसने अपनी जेब से 25,000 रुपए निकाले और होटल को स्टाफ को देते हुए बोला, लीजिए आपके फूलदान के पैसे, अब आप इन्हें छोड़ दीजिए। पैसे लेकर स्टाफ ने उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ दिया। बूढ़ा व्यक्ति जय के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद करी। अगर आज मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती तो मेरे परिवार का क्या होता। आपने मेरी जो मदद करी है, भगवान उसका फल आपको जरूर देगा। मैं दुआ करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुन जय हंस पड़ा और सोचने लगा, अमीर बनना तो मेरी किस्मत में है ही नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि आज जो पैसे मुझे मिले थे वह मैंने इस व्यक्ति को बचाने के लिए दे दिए। अब मैं घर का राशन कैसे ले जाऊंगा? घर में तो राशन के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब भी वह घर आता तो होटल से बचा हुआ खाना ले आता। उसे ही खाकर वे दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। पर आज तो सैलरी मिलने की खुशी में वह होटल से बचा हुआ खाना भी नहीं लेकर आया था। उसकी माँ ने जब खाने के बारे में पूछा तो शर्म से उसकी आंखें झुक गई। वह बोला, माँ आज खाना नहीं बचा था। उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा। वह कल की बची हुई रोटियां लाई और उन पर अचार रखकर खाने लगी। उन्होंने 2 रोटी जय के सामने रखते हुए कहा, बेटा घर पर बस यही है। यह देख जय की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें छुपा लिया। वह बिना खाना खाए ही बिस्तर पर लेट गया। शांति जी कहने लगी, बेटा कुछ तो खा लो, खाली पेट सोना ठीक नहीं। पर जय उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है। शांति जी जानती थी कि उनका बेटा किसी बात से परेशान है, इसलिए वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख, वह सब कुछ ठीक कर देगा। पर जय का भगवान से भरोसा उठ चुका था। वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे झूठी तसल्ली मत दो, भगवान हमें कुछ नहीं देता, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। उसकी माँ उसे समझाते हुए कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने मायूसी भरी बातें मत करना। भगवान के हाथों में सब कुछ है, जिसे चाहे दे दे, जिससे चाहे छीन ले। माँ की बातें सुन जय को बहुत हिम्मत मिली। अगले दिन वह फिर एक नए जोश के साथ अपने काम पर पहुंचा, पर उसे पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक आदमी ने उसके पास आकर कहा, रूम नंबर 201 में जो साहब आए हैं वह तुम्हें बुला रहे हैं। जय ने जब यह सुना तो उस रूम की तरफ बढ़ गया।
होटल के बहुत से कस्टमर जय के काम को बहुत पसंद करते थे, इसलिए अक्सर वे अपने कामों के लिए जय को ही बुलाते थे। जय ने जब उस रूम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर एक 50 साल का आदमी बैठा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत अमीर है। जय उसके पास जाकर बोला, सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वह आदमी अपने सामने वाली चेयर की तरफ इशारा करके बोला, बैठो। यह सुन जय उसे देखने लगा। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। भला उस जैसा छोटा आदमी इतने बड़े आदमी के सामने कैसे बैठ सकता था? जय ने उससे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, आपने क्या कहा? मैंने ध्यान से नहीं सुना। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा बैठो। अब जय को यकीन हुआ कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई। उस व्यक्ति ने सच में उसे बैठने के लिए कहा है। जय बहुत झिझकते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वह आदमी जय से बोला, कल मैंने तुम्हें होटल में उस गरीब आदमी की मदद करते देखा। तुम यहाँ एक साधारण सी नौकरी करते हो। कल तुम्हें अपनी पहली सैलरी मिली थी, मगर तुमने अपने सारे पैसे उस अनजान आदमी की मदद में लगा दिए, बिना ये सोचे कि तुम अपना और अपनी माँ का गुजारा कैसे करोगे। अपने बारे में इतना सुन वह हैरान रह गया। जय उस व्यक्ति की तरफ देखकर बोला, सर, आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम प्रकाश मित्तल है। मैं मित्तल इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। यह सुन जय चौंक गया। वह मित्तल इंडस्ट्रीज के बारे में जानता था, यहाँ तक कि नौकरी के लिए उसने कई बार वहाँ इंटरव्यू भी दिया था। प्रकाश जी उसके चेहरे के हाव भाव देख समझ गए कि जय उनके बारे में जानता है। वह उससे बोले, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हारी साफ नीयत और नेक दिली देख मैं अपनी कंपनी तुम्हें देना चाहता हूँ। यह सुन जय हैरान रह गया। वह बोला, सर, आप मेरे साथ यह कैसा मजाक कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी कंपनी मुझे क्यों देना चाहते हैं? प्रकाश जी अपनी सोच में गुम होते हुए कहने लगे, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह 20 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था। पहले मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। तुम अपनी माँ की खातिर यह छोटी सी नौकरी कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से यह नौकरी तुम्हारे लायक नहीं है। उनकी बात सुन जय हक्का बक्का रह गया, क्योंकि प्रकाश जी उसके बारे में सब जानते थे। वह उनसे पूछता है, तो क्या आप मुझ पर तरस खाकर अपनी कंपनी मुझे दे रहे हैं? प्रकाश जी उसकी तरफ देखा, नहीं, तरस खाकर नहीं, बल्कि तुम्हारी काबिलियत और दूसरों की मदद करने की इच्छा को देखकर मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं दिल की बीमारी से जूझ रहा हूँ। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरे बेटों ने मेरी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। वे दोनों अपनी पत्नियों के इशारे पर नाच रहे थे। उन्होंने मुझे और मेरी 8 साल की बेटी को घर से निकाल दिया था। मेरे पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी। मैं तो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, पर मुझे अपनी बेटी की भी चिंता थी कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। एक दिन एक आदमी मुझसे मिलने आया। उसने मुझे कुछ पेपर्स दिए। जब मैंने वे पेपर्स पढ़े तो वह एक कंपनी के पेपर्स थे। यह देख मैं हैरान रह गया। जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह कंपनी तुम्हारे पिता की है। जब तुम छोटे थे तब मैंने और तुम्हारे पिता ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की। बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, पर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने धोखे से पूरी कंपनी अपने नाम कर ली और तुम्हारे पिता को धक्के देकर निकाल दिया। लेकिन भगवान ने मेरे किया कि मुझे बहुत बड़ी सजा दी। मेरे 2 बच्चे थे, दोनों ही मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गए। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। इस वक्त मैं खुद भी एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि किसी के साथ धोखा करना, उसका दिल दुखाना, यह कितना बड़ा पाप है और भगवान हर किसी को उसके किए की सजा देता है। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता के बारे में पता लगाया। तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैं तुम्हारे पिता की अमानत तुम्हें लौटा रहा हूँ। मैंने उस कंपनी को चलाना शुरू किया। मेरी मेहनत और लगन से आज उस कंपनी की गिनती बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है। मैंने अपना इलाज भी करवाया
और भगवान की कृपा से मैं ठीक भी हो गया। पर कहते हैं ना, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही। मेरी बीमारी भी फिर से लौट आई। अब मेरा बूढ़ा शरीर उस बीमारी से नहीं लड़ सकता। डॉक्टरों का कहना है कि मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी किसी ऐसे इंसान के हाथों में जाए जो मेहनत के साथ साथ दूसरों की मदद भी करता हो। कल जब मैंने तुम्हें उस आदमी की मदद करते देखा तो समझ गया कि तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। कल तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, फिर भी तुमने उस आदमी की मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो तुम कितने ही लोगों की मदद कर सकते हो। मैं अपनी कंपनी अपने उन नालायक बेटों को नहीं देना चाहता जिन्होंने मुसीबत के समय मेरा साथ छोड़ दिया। इसलिए मैं अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूरतमंदों की हमेशा मदद करोगे। बस तुमसे एक विनती है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे उसके भाइयों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। उसके भाई और भाभी उसके साथ ना जाने कैसा व्यवहार करेंगे। वे उसकी शादी भी किसी अच्छे इंसान से करेंगे या नहीं, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। वह बहुत अच्छी, भोली और मासूम है। उससे शादी करके तुम कभी नहीं पछताओगे। उनकी बातें सुन जय सोचने लगा, मेरा छोटा सा पुण्य मुझे इतना बड़ा फल देगा, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ सही कहती है, भगवान सबकी मदद करते हैं, इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए 25,000 रुपए दिए थे, बदले में भगवान ने मुझे इतनी बड़ी कंपनी दे दी। यह सोच उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया। उसे पता चल गया कि दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून भी मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। उसने घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह जय का माथा चूमते हुए बोली, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने सच में मुझे दिल से खुश कर दिया। मैं हमेशा समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई जो विजय ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं तो तुम दोनों को अच्छे बुरे की तमीज भी नहीं सिखा सकी, मगर आज जब तूने मुझे बताया कि तूने उस गरीब आदमी की मदद करी थी तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरी परवरिश में कमी नहीं है, बल्कि विजय और उसकी पत्नी की नीयत में खराबी है। मैं आज भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया। अपनी माँ की बातें सुन जय मुस्कुरा दिया। अगले दिन वह प्रकाश जी के साथ उनके ऑफिस जाने लगा। उन्होंने उसे कंपनी से बाहर के काम के बारे में सब समझाया, उसकी ट्रेनिंग भी करवाई। अपनी पढ़ाई और मेहनत के कारण वह जल्द ही कंपनी का सारा काम समझ गया। प्रकाश जी ने अपनी बेटी नेहा की शादी जय से करवा दी। नेहा बहुत खूबसूरत थी। वह बहुत शांत और सुलझी हुई लड़की थी। प्रकाश जी ने जय को बहुत ही सुंदर सा घर भी दे दिया। जय उस घर में अपनी माँ और पत्नी के साथ रहने लगा। नेहा बहुत मन लगाकर उसकी माँ की सेवा करती। वह एक बहू की तरह नहीं, बल्कि एक बेटी की तरह उनके साथ रहती। शांति जी भी नेहा को बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में जय ने मित्तल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से संभाल ली। उसने अपनी मेहनत से कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। प्रकाश जी भी अपनी कंपनी जय के हाथों में देकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। एक दिन जय एक मीटिंग के लिए होटल में गया। जब वह अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर मार रहे हैं। उसने जब ध्यान से देखा तो वह उसका भाई विजय था। वह उन लोगों से पूछने लगा कि वे उसे क्यों मार रहे हैं। लोगों ने उसे बताया कि विजय होटल से सामान चुराकर अपने घर ले जाता था और चोरी का इल्जाम दूसरों पर डालकर उन्हें नौकरी से निकलवा देता था, पर आज उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। अब वे सभी उसे पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। विजय ने जब सामने जय को देखा तो वह उससे मदद की भीख मांगने लगा, पर जय ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। विजय उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। जय को उसकी हालत देख तरस आ गया। उसने होटल के मालिक से बात करी। उस होटल का मालिक जय को अच्छे से जानता था। जय के कहने पर उसने विजय को जेल नहीं भेजा। जय के कहने पर उसने विजय को पुलिस के हवाले नहीं किया,
पर नौकरी से निकाल दिया। विजय को उसकी करनी का फल मिल गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। जय अपनी माँ और पत्नी के साथ सुख और चैन का जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।